हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो सेक्शन बी और सी हमने डिस्कस कर लिए थे। चलो, अब बारी है सेक्शन डी की। अब सेक्शन डी में आप सब जानते हैं भैया, यहां आने वाले हैं 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन। अब इन लॉन्ग क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि एक बार बताया जाएगा, भैया इनकी इंपॉर्टेंस पेपर में इतनी है जितनी आपको हर चीज की होती है। चलो, एक बार जरा वापस अपनी परफॉर्मेंस उस पर आते हैं। ठीक है, वापस से आते हैं भाई। चलो, अब बात करें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ था? ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 32। एक बार देखते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कि आपको यह बताना है कि यहां पे जो एरिया है, ठीक है, रीजन में यूजिंग इंटीग्रेशन हमें एरिया फाइंड करना है इस रीजन का, जो भी इससे बनेगा। अब इक्वेशंस क्या क्या है? तो अगर इक्वेशंस पे फोकस करें, एक है y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक है y लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और एक है x लेस देन इक्वल्स टू टू। तीन इक्वेशंस आपको दी है। इन तीनों को जरा एक बार लिख लेते हैं। एक आपको दी है एक आपको दी है y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक आपको दी है y लेस देन एक्स प्लस वन या कुछ फॉर्म थी। और एक आपको दी है x लेस देन इक्वल्स टू टू। ये वाली देख लेते हैं एक बार, कौन क्या दी थी। वाई लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वन है और वाई लेस देन एक्स प्लस वन है। चलो, ये तीन इक्वेशन आपको दी है। अब आप अगर इन्हें सोचे तो ये इनइक्वालिटी में नहीं है। ठीक है, दी हुई इनइक्वालिटी में है, बट आपको कैसे लेके चलनी है? इक्वालिटी में। अब इक्वालिटी में अगर आपको ये लेके चलनी है, तो यहां पे आप कर सकते हो क्या? एक काम कर सकते हो, चेंज इनइक्वालिटी, चेंज इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। ठीक है, एक मिनट देना। एक, हेलो, राम राम सर। बताओ आप किस टाइम तक है आपका? ठीक है, चार्ज मिल जाएगा, कर रहा था इसमें। हाँ, बट कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर है। चलो भाई, चलो, इनइक्वालिटी को किस में चेंज कर सकते हैं? इक्वालिटी में। तो इक्वालिटी में चेंज करने से क्या होगा, ये इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की हो जाएगी, ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन की हो जाएगी, और ये x इक्वल्स टू टू की हो जाएगी। अब इनका ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इन क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट है इनका डायग्राम। अगर आपने एक बार इनकी स्केचिंग सही से कर ली, तो सारा काम खत्म हो जाएगा। चलो, स्केचिंग देख लेते हैं एक बार इनकी। अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की, तो ये पैराबोला है। क्या है ये? एक पैराबोला। लेकिन ये सिंपल साधारण पैराबोला नहीं है। ठीक है, इसमें प्लस का वन इधर लाओ तो माइनस का वन हो जाएगा, तो ये कुछ स्पेशल पैराबोला है जो शिफ्टिंग का है। जो किसका है? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का है। मतलब x को जीरो रखोगे तो y की वैल्यू वन बनेगी। तो ये यहां पे होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा, यहां से 0,1 से। कहां से पास हो रहा होगा? 0,1 से। अब एक लाइन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये कहां पे ड्रॉ होगी? ये पता करने के लिए आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो कि कैसे ड्रॉ होगी। x, y, x को जीरो रख लो, y की वैल्यू वन। हाँ, y को जीरो रख लो, x की वैल्यू -1। एक कोऑर्डिनेट 0,1 है, तो 0,1 तो आप जानते ही हो, ये तो यहीं पे आएगा। ठीक,
और एक कोऑर्डिनेट 0, -1 है, यहाँ होगा। तो लाइन कुछ ऐसे जा रही है। चलो, लाइन कुछ ऐसे जा रही है इन दोनों पॉइंटों से मिलती हुई। तीसरी लाइन है x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2, कहीं पे x इक्वल्स टू 2 की दूरी होगी, वहां से जा रही होगी। बट उसके लिए पहले ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। हाँ, y की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? x+1। तो y की वैल्यू यहाँ पे x+1 रख लो। x² माइनस x इक्वल्स टू 0, x कॉमन कर लो। x-1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो एक लाइन जा रही है x इक्वल्स टू 2 से, तो जा रही होगी कहीं x इक्वल्स टू 2 से। ये तो 1 आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट तो 1 आ रहा है, ये वाला पॉइंट 0 आ रहा है। इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट जो है ये 1 आ रहा है और एक x की वैल्यू 2 से जा रही है यार। तो 2 से जाके फायदा क्या है, बट उसका बेनिफिट क्या है भाई? उसका 2 से जाने का क्या बेनिफिट है? यहाँ से कहीं से जा रही होगी। वाई इसे लेके इधर -1 हो गया, वाई की वैल्यू x+1 रख दी, +1 से -1 काट दिया, x² माइनस x हो गया। बट फिर क्वेश्चन का फायदा ही क्या रह जाएगा उस वैल्यू का, x की वैल्यू 2 का? मेक आर ऑफ स्केच ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू x² + 1, y लेस देन x और x 0 से 2 के बीच, एंड फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, तो इतना ही बन रहा है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके की फिगर बन रही है आपकी। अब फिगर क्या कह रही है, जितना भी हिस्सा पैराबोला और इन्होंने मिलके बनाया है, जो भी एरिया बाउंड हुआ है, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो एरिया, कितना एरिया बाउंड हुआ है? तो ये एरिया तो बहुत बाउंड हो गया। एक मिनट रुको, कुछ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, तो हमें सारे रीजन का ही बताना है, उसने बाउंडेड बाउंडेड का कुछ नहीं कहा है। तो हमें सारे रीजन का बताना पड़ेगा। हाँ, ये बात है। अब समझ आया ना, ये बात क्या इससे कह रहा है कि अलबेल तांगे वाला। चलो, कौन से एरिया की बात कर रहा है? ये वाला एरिया। ठीक। और उसी के साथ साथ ये वाला एरिया। ये ऊपर वाला फाइंड कराएगा जरूर। ओह, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अब। चलो, एक ये वाले एरिया आपसे मांगे हैं। ये वाले दोनों एरिया उसने आपसे मांगे हैं। तब आप उसके लिए क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा लो। कैसे? कि एक तो आपको एरिया चाहिए 0 से 1 तक का, और 0 से 1 तक का एरिया आपको जब मिलेगा जब आप वाई लाइन में से क्या माइनस कर देंगे, वाई ऑफ पैराबोला, प्लस एक आपको एरिया चाहिए 1 से लेके 2 तक का, और वो किसका है? वाई ऑफ लाइन का है। इस तरीके से होगा। तो वाई ऑफ लाइन का आपको पता होगा, वाई ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो वाई ऑफ लाइन दिया हुआ है x+1। तो 0 से 1 तक x+1 माइनस वाई पैराबोला का क्या दिया हुआ है, x² + 1 dx, +1 से 2 तक x+1 dx।
तो इसे इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना, वहां से आपको एरिया मिल जाएगा बाउंडेड वाला। ठीक है, तो जो भी आपसे एरिया मांगा है वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। और रिलेशन और फंक्शन का दिया हुआ है, ए बी का रिलेशन सी डी से क्या है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। ए और बी का रिलेशन सी और डी से क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ए कोमा बी का जो रिलेशन है वो ए कोमा बी से होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए। आप जानते हो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं, सेम। ए कोमा ए चेक करते हैं ना, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। ए कोमा बी का रिलेशन ए कोमा बी से चेक करेंगे तो आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू ए बी, जो कि ट्रू है क्योंकि दोनों आपस में बराबर तो होंगे ही। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसी सिमेट्रिक चेक करने के लिए सेकंड पार्ट सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या है, ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी से दिया हुआ है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। मैं इसे पलट के बी सी इक्वल्स टू ए डी लिख सकता हूं। भाई ये दोनों बराबर हैं, तो इसे पहले लिख दूं इसे बाद में लिख दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से सी कोमा डी का रिलेशन ए कोमा बी से हो जाएगा। तो जब ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी से था, तो पलट के सी कोमा डी का रिलेशन किससे हो गया, ए कोमा बी से, तो मतलब सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ए कोमा बी का रिलेशन, ए कोमा बी का रिलेशन किससे दिया होता है, सी कोमा डी से दिया होता है, जो कि दिया है ए डी इक्वल्स टू बी सी। फिर ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम रखना पड़ता है, सी कोमा डी का रिलेशन किससे रखना पड़ेगा, ई कोमा एफ, अपने पास से कोऑर्डिनेट ले लो, और ये हो जाएगा सी एफ इक्वल्स टू डी ई। अब इन दोनों को आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन सेकंड, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी इंटू सी एफ इक्वल्स टू बी सी इंटू डीई, और जो कटे काट दो, सी से सी काट दो, डी से डी काट दो, तो ये हो जाएगा ए एफ इक्वल्स टू बीई। जब इनके कोऑर्डिनेट फॉर्म होंगे तो ये निकल के आएगा ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ, हैंस ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी हुआ क्योंकि पहले का रिलेशन लास्ट वाले के साथ आ गया, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इस तरीके से आप उसे प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी, क्लियर रही होंगी। चलो अब आगे चले, आगे चल के देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 33 उसी का एक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 34, 2/x+3/y। आप जानते हो कैसे होगा, ठीक है। इस तरीके की आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की। 2/x 3/y, इसकी क्या आप एक वो बना सकते हो मैट्रिक्स। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 2/x 3/y 10/z, 2/x plus 3/y plus 10/z इक्वल्स टू 4 4 6 5 4 6 5 4 6 5, ये बराबर है 1 के, 6 9 20, 6 9 20, ये बराबर है 2 के। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड पहले ही से कन्वर्ट करोगे एक मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख देते हैं, 2 3 10, 4 -6 5,
6 9 -20। बाकी के अदर कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख देते हैं, 1/x, 1/y, 1/z। और जो बाकी बच गया उनको एक साथ लिख देंगे, 4 1 2। इसे मैट्रिक्स ए मान लेंगे, इसे मैट्रिक्स एक्स मान लेंगे और इसे मैट्रिक्स। तो आपको पता चला ए एक्स किसके बराबर है, बी। आपको एक्स फाइंड करना है तो ए उधर ले जाना पड़ेगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो मतलब x क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। तो मतलब अगर आपको x चाहिए तो आपको पहले a का क्या चाहिए, इनवर्स। पहले आपको a का क्या चाहिए, इनवर्स। a मैट्रिक्स हमें यहां दी हुई है, इनवर्स निकालने के लिए इसके कोफैक्टर्स कर लेते हैं। C21 C22 C23 C31 C32 C33 कोफैक्टर्स कर लेते हैं। तो कोफैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, 120 माइनस 45 75। तो पहला 75 आ रहा है। हाँ चलो जी, पहला 75 आ गया। आगे चलो, सेकंड वाले एलिमेंट को निकालेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, -80 -30 -110 आ रहे हैं जी। चलो, बाकी तीसरे एलिमेंट को निकालेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, 9 चौक 36 36 72 आ रहा है। चलो जी, आगे सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा। तो माइनस के 60 और माइनस के 90, माइनस के 150। चलो जी, आगे एलिमेंट देखेंगे तो बीच वाला देखेंगे तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, -40 -60 -100। हाँ ठीक है। और फिर ये कटेगा, ये कटेगा, 18 -18 0। और फिर ये कटेगा, ये कटेगा, 15 और 60 75। और फिर ये कटेगा और ये कटेगा, 10 -40 -30। ठीक है, तो 10 -40 -30, फिर ये कटेगा और ये कटेगा, -12 और -12। तो -12 -12 -24। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी यहां से। 75 -110 72 -150 -100 जीरो, 75 -30 और -24। इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट बना लो। एडजॉइंट बन जाएगा 75 -110 72। और ये बनेगा -150 -100 जीरो। और ये बनेगा 75 -30 -24। ये बन गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। डिटरमिनेंट निकाल लेना, 1200 आएगा। ठीक है। अब x निकालने के लिए a इनवर्स की मल्टीप्लाई b में होगी। a इनवर्स बन जाएगा, हाँ a इनवर्स सीधा यहाँ रख लेंगे, a इनवर्स यहाँ बना देंगे सीधा। a इनवर्स तो मतलब x मैट्रिक्स हो जाएगी, a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट a। एडजॉइंट, एडजॉइंट हमने वहां निकाल ही दिया है। 75 माइनस के 150 और 75 और माइनस के 110 माइनस के 100 और जीरो, -के 30 और 72 और जीरो और -के 24। और इसकी मल्टीप्लाई बी से करनी है। और बी मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है 4 1 2। आप इनके टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएंगे, 1/x आएगा, क्योंकि x मैट्रिक्स तो 1/x 1/y और 1/z मानी हुई है। जब आप इसे कंप्लीट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 ये वन आएगा आपका 1/2। और ये 1/3 और ये 1/5 आएगा। फिर कंपेयर कर लेंगे तो x की जो वैल्यू है वो 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस की आपने बहुत प्रैक्टिस भी की हुई है, तो आपको इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इजी वन होना चाहिए आपके लिए। अब अगर बात करें, एक इमेज का क्वेश्चन है और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आप कर सकते हैं। और रही बात इमेज की, तो इमेज के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, तो आप इमेज का क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। फिर उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज
फ्रॉम द वाई एक्सेस। फिर एंड में डिस्टेंस भी मांग गया तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे काम आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है, इमेज का, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी और इमेज का भी। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और जिसको नहीं आते वो वन शॉट देख ले जाके, ठीक है। मैंने वन शॉट में सारे डिस्कस किए हुए हैं कि कैसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इमेज दोनों फाइंड करते हैं। 1 घंटे की क्लास है, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इमेज दोनों के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि दोनों के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। तो आई होप वहां से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, तो ये आप कर लेंगे इजीली, ठीक है, ये आप इजीली कर लेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो सिर्फ फॉर्मूला मेन है, ठीक है। जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, बस कुछ नहीं है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। क्या है यहाँ पे, ये है ना, ये रहा, ये आपका b1 वेक्टर होता है, इसमें नहीं है तो एक जीरो हो जाएगा, यहाँ पे b2 वेक्टर है, a1 वेक्टर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, दिया हुआ नहीं है, ये आपका a2 वेक्टर हो जाएगा। अब बस आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, मोड a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। बस इसके अकॉर्डिंग सारे वैल्यू फाइंड करते जानी है, वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं। तो आई होप आप ये कर लेंगे। उसके बाद आपकी केस स्टडी बच जाती है, तो फिर हम अब आपकी बाद में केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये आप वन शॉट से क्लियर कर सकते हैं इमेज के क्वेश्चंस को और आपके शॉर्टेज डिस्टेंस के क्वेश्चन को। वहां मैंने आपको बड़े प्यार से, बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो एक बार जाके आप उसे देख लें। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।